नमस्कार दोस्तों, चयन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 पर चर्चा कर चुके हैं। उसमें मुख्य रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था की परिभाषा ही बताया गया है। भारत का संविधान के बारे में कुछ बताया गया है, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण क्लास को बंद करना पड़ा था। तो आज हम भारत का संवैधानिक विकास से चर्चा करेंगे। और हम आपको बता दें कि इसको अच्छी तरह से समझने के पहले पार्ट 2 को तो पार्ट 1 ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास को हम 2 चरणों में पढ़ेंगे। एक कंपनी का शासन 1773 ईस्वी से 1857 ईस्वी। दूसरा ताज का शासन 1858 से 1947 ईस्वी। तो हम कंपनी के शासन में एक आता है, पहला एक्ट है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्यों एवं प्रशासनिक पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इस प्रकार भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। और कंपनी पर नियंत्रण के लिए 2 एक्ट पारित किए गए थे। कहाँ से? वो भी ब्रिटेन की संसद के द्वारा। पहला है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, यह निवेशकों का समूह है। इसको लिख लीजिए, निवेशकों का समूह। और दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें कंपनी के मुख्य कर्मचारी होते थे, यानी कि 24 थे। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो निवेशकों का समूह था, ईस्ट इंडिया के जो भी सदस्य होते थे, जो भी कर्मचारी होते थे, वो सारे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के तहत आते थे। लेकिन उनमें शासन स्थापित करने के लिए एक विशेष तौर से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया। इसमें मात्र कंपनी के 24 कर्मचारी आते थे। इसके द्वारा भारत में कंपनी के माध्यम से शासन चलता था। और यही बता दूं कोई मैं कि बंगाल में मतलब 1773 ईस्वी के रेलवे एक्ट द्वारा जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कहा गया। और इस प्रकार बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को जो मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियाँ थी वो भी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के अधीन आ गई, यानी कि बंगाल के अधीन आ गई। मैंने पिछले पार्ट में चर्चा किया हूँ तीनों प्रेसिडेंसियों के बारे में, वो अच्छी तरह से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और अगला है 1774 ईस्वी में। सुनकर आप लोग नोट बनाकर लिखते जाइए। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे थे वह मुख्य न्यायाधीश। 3 और अन्य न्यायाधीश थे। और इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी रिश्वत लेती थी भारतीयों से, और वो लोग कुछ कंपनी के कर्मचारी अपनी निजी व्यापार करते थे, और उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे हम चर्चा करेंगे 1700। देखिए 1700
1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट जारी किया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया की कंपनी के कर्मचारी थे उस पर नियंत्रण स्थापित किया था। इससे मुख्य रूप से यह है कि इस एक्ट के द्वारा बिहार और उड़ीसा में जो विधि संबंधी अधिकार प्रदान किए गए थे। इसमें बाकी कुछ नहीं है, बस यही पूछता है एग्जाम में कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित हुआ था, या तो तुरंत जवाब देंगे 1781 ईस्वी, बस यही है। और उसके बाद जो बंगाल और उड़ीसा को विधि संबंधी इसमें अधिकार दिए गए थे। अगला एक्ट आता है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए इस एक्ट के माध्यम से क्या कंपनी पर नियंत्रण किया गया। जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया गया। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। देखिए पहला शासन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था यह व्यापारिक मामलों के लिए था, व्यापारिक मामले के लिए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था राजनीतिक मामले के लिए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था राजनीतिक मामले, मतलब इन्हीं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से भारत में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है, मतलब संवैधानिक दृष्टि से, कि जो भारत का जो क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन था उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। हमेशा पूछा जाता है कि एग्जामों में कि जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र जब प्रथम बार कहा गया था वह किस एक्ट के द्वारा कहा गया था। तो आप लोग तुरंत बताएंगे या तुरंत ट्रिक करेंगे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और दूसरा यह था कि राजनीतिक और व्यापारिक मामलों के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना कर दिया गया था। व्यापारियों के लिए अलग स्थापना और राजनीतिक के लिए अलग, मतलब प्रशासनिक कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया था। आगे हम पढ़ते हैं 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ईस्वी का चार्टर अधिनियम। राइटिंग में जाना। देखो 1793 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम में यह कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया के कंपनी हैं या के कंपनी के कर्मचारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके वेतन व भत्ते भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। भारतीय राजस्व, राजस्व मतलब भारत की संपत्ति से,
भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि जो ईस्ट इंडिया की कंपनी एवं कर्मचारी थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से किस अधिनियम के द्वारा दिया जाता था। तो आप तुरंत बताएंगे कि जो 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है उसी अधिनियम के द्वारा भारतीय राजस्व से उनको वेतन और भत्ते दिया जाता था। अगला हम चर्चा करेंगे चार्टर अधिनियम, जो मुख्य उसे बता रहा हूँ। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यह अधिनियम बहुत ही संवैधानिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ ही है लेकिन उसको नोट कर लीजिए आप लोग। पहला है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। इस प्रकार भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुए। लिख दे रहा हूँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुए। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। और 1833 ईस्वी का जो एक्ट है, मतलब इस जो एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से इसको इतना विधि मतलब एकाधिकार असीमित अधिकार दे दिया जाता है और विधि संबंधी जो भी बहुत सारे अधिकार दे दिए जाते हैं। और जो मद्रास और बम्बई था, विधि बनाने से जो अधिकार था उनको उससे वंचित कर दिया गया और इसको सारे अधिकार दे दिए गए। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सारे अधिकार, विधि संबंधी अधिकार दे दिए गए। और इस प्रकार जो प्रथम विधि बनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं एग्जाम के दृष्टि से, हमेशा पूछा जाता है कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, जो प्रथम कानून बना था उस कानून को क्या कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इस विधि मतलब जो विधि से संबंधित जो भी अधिकार थे, इसके द्वारा जो भी कानून बनता है उसको हम नियामक कानून कहा जाता है। नियामक कानून हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएसआई, यूपी SSSC, स्टेट लेवल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नियामक कानून किसे कहते हैं, मतलब कौन पारित किया। तो आप बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब भारत का गवर्नर जनरल हुआ था तो उसकी जो परिषद सदस्य थे, तो जो प्रथम कानून बनाए थे उसी को हम नियामक कानून कहा गया। और जो नए कानूनों का निर्माण किया गया उसको एक्ट या अधिनियम कहा गया। इस प्रकार यह दो दृष्टि से 1833 ईस्वी का अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 1833 ईस्वी में यह भी कहा गया कि भारत में सिविल सेवा की सर्विस के लिए खुली प्रतियोगिता कराई जाएगी, मतलब संभावना व्यक्त किया गया। और उसके बाद यह भी कहा गया कि जो भारतीय लोग हैं अपने योग्यता के आधार पर बेरोजगार नहीं रहेंगे, योग्यता के आधार पर उनको रोजगार दे दिया जाएगा और उसके बाद किसी को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसी अधिनियम में चर्चा किया गया है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से इसको निरस्त किया जाता है। तो उसके बाद अगला चार्टर अधिनियम पारित होता है। चलिए अगला चार्टर अधिनियम देखते हैं। एकदम मोस्ट बताया हूँ मैं आप लोग को। अगर कहीं समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी सलाह जरूर दें। चलिए इसी के साथ 1853 ईस्वी की 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम
इस अधिनियम के बारे में जान लीजिए। ये 1853 का जो अधिनियम था, यह संवैधानिक दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें विधान परिषद का गठन किया गया और उसके बाद भारत में सिविल सर्विस के लिए, भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और 1854 ईस्वी में, एकदम नोट करते जाइए, 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की स्थापना की गई। हमेशा पूछता है कि मैकाले समिति या समिति किससे संबंधित है। 100% हर एक एग्ज़ाम में, मतलब यूपी के लेवल पे, कि मैकाले समिति किससे संबंधित है, तो आप तुरंत उसमें दिया रहेगा कि शिक्षा से, खेल से, भौतिकी से, गणित से, ऐसे दिया रहेगा। तो यह हमेशा शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, हमेशा शिक्षा से संबंधित पर ट्रिक लगाएंगे। यही मैकाले समिति है। और 1853 का अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, यही इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद भारत के प्रथम सिविल सेवा की सर्विस परीक्षा को पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो नोट कीजिए, प्रथम भारतीय सिविल परीक्षा पास करने वाले, प्रथम भारतीय सिविल परीक्षा पास करने वाले, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं आईसीएस, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस तो लिखेंगे, बताएंगे प्रथम भारतीय सिविल परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर। यही थे। इसी के साथ 1853 का जो चार्टर अधिनियम है समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताज का शासन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था।